हम सब जो है हिंदी में वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम क्या है? आप कहेंगे वर्णमाला। हम लोग जब तैयारी शुरू करते हैं, जब हम लोग पढ़ाई नौकरी के लिए शुरू करते हैं, जैसे एसएससी में हो, रेलवे में तो मान लीजिए हिंदी नहीं आती है, यूपी ट्रिपल एससी है, जितने भी टीचिंग उचिंग के एग्जाम है जिनमें हिंदी आती है, तो हम लोग सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मगर ये जो चैप्टर है ना, हिंदी वर्णमाला है, तो सबसे बेसिक वाला, सबसे आसान LKG UKG का चैप्टर है। मगर यूट्यूब पर खंगालते रहते हैं कि कहाँ बढ़िया से मिल जाए, कई बार में याद हो जाए। हम आपसे आज कहेंगे कि देखिए, इस चैप्टर को पढ़ के देखिएगा, आप लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो मेरा आपसे वादा है, आप सिर्फ एक बार पढ़ करके देखिए। मगर हाँ, माइंडली आप पढ़ेंगे, दिमाग से पढ़ेंगे, शांति से, संयम से समझते चलेंगे। अब बहुत मजा आएगा, एकदम आसानी से। जैसे इस चैप्टर का होता है ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो ओर छोर का पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। और आज देखिए, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा, एक टीचर की तरह आप सोचना शुरू कर देंगे। बस मेरे साथ जुड़ करके पढ़िए, बस मेरे साथ जुड़ करके आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिएगा। हिंदी वर्णमाला किस पर आधारित है? सबको पता है, देवनागरी लिपि पर आधारित है। कि भाई आज की जो हमारी हिंदी है, शुद्ध खड़ी बोली वाली देवनागरी लिपि है। तो ये तो नॉर्मल सा है, कभी कभी प्रश्न आता है कि हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है, जो कि संविधान सभा या हमारा भारतीय संविधान इसको दर्ज किया था। फिर क्या है? जिसकी वर्ण या ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। अब हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, जैसे आप लोग अंग्रेजी में सुने होंगे वावेल और कंसोनेंट, स्वर व्यंजन। तो ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। इंग्लिश में उनको जो है वावेल और कंसोनेंट बोलते हैं, जबकि हिंदी में ही क्या करते हैं? आप कहेंगे वावेल की जगह स्वर हो जाएगा और कंसोनेंट की जगह व्यंजन। तो अगर हम दोनों को पढ़ लिए, भाई वर्णमाला कितने प्रकार का होता है? आप कहेंगे दो प्रकार का। समझिएगा, ये वर्णमाला है और कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। किसमें किसमें? व्यंजन और स्वर में। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम व्यंजन को बढ़िया से पढ़ लें और स्वर को बढ़िया से पढ़ लें। आपके सोचने का तरीका देखिए, आप सोचिए कैसे सोचना है आपको, वर्णमाला पढ़ना कैसे है, ये आपको खुद से सोचना है। भाई वर्णमाला के दो अंग, पहला व्यंजन, दूसरा स्वर। अगर हम व्यंजन पढ़ लें तो आधा वर्णमाला खत्म हो जाएगा, अगर स्वर पढ़ लें तो पूरा। ये आपके माइंड से आपको सोचना ऐसे ही है। फिर अब देखिए, हमको क्या पढ़ना है? आप कहेंगे सबसे पहले हमको व्यंजन पढ़ना पड़ेगा। अब यहां से शुरुआत होती है व्यंजन की। ये जो हेडिंग हम किनारे लिखे हैं, आप अपने पेज पर बीच में लिखेंगे। हम लोग व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले व्यंजन। अच्छा ये बताइए, LKG UKG में जब आप रहे हैं, अब आप पढ़ने चल दिए वर्णमाला, तो सबसे पहले आप जो है बच्चों की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। अब आप ये मत समझिए कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसकी तरह सोचिए? एकदम बच्चों की तरह। LKG UKG के अपने क्लास में जाइए। जब आप LKG UKG में थे, उस दिन को याद करिए, या आप पढ़ते कैसे थे। कहेंगे क से कौआ, ख से खटिया, ग से गधा, घ से घड़ी, अयंगा माने पूछना। ऐसे ही हम लोग पढ़ाई करते थे ना जब बहुत छोटे थे, कि क से कौआ, ख से खटिया, ग से गधा, घ से घड़ी, अंगा माने पूछना, च से चाकू, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झरना, इया माने पूछना। ये हमारे बचपन की पढ़ाई थी LKG UKG की, जो कि कहाँ तक चलती थी? आप कहेंगे ज्ञानी क तक चलती थी। यह क से शुरू होती थी, खत्म कहाँ होती थी? आप कहेंगे ज्ञानी क पर। एक अलग से ये हम स्र लिख दिए हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये हिंदी के जो है व्यंजन है। अभी तक अगर आप जानते न रहे हो, अभी तक जितनी भी आप पढ़ाई कर चुके हैं, इतने साल के हो चुके हैं, हो सकता है बचपन में आपको बताया न गया हो कि ये इतने जो है कौआ क से लेके ज्ञानी क तक ये क्या कहलाते हैं। तो आपके माइंड में आज से बुढ़ौती तक के लिए सेट हो जाना चाहिए कि इनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। मेरी बात को आप समझे। ये कौआ क से लेके ज्ञानी क तक जो है, जितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं, सभी क्या है? आप कहेंगे कंसोनेंट यानी कि व्यंजन है। इतनी बात होगी ना। फिर आगे क्या है?
आप देखेंगे तो हम 5 लाइन को एक अलग तरीके से लिखे हैं, जो कि हम खुद नहीं लिखे हैं, ये होता ही ऐसे है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो 5 लाइनें ऊपर दिखाई दे रही हैं, ये देख रहे हैं अनुनासिक है। ये क्या है? अनुनासिक है, जो कि नाक से निकलते हैं। अंग, इया, अड़, न, म, ये कहाँ से निकलते हैं? नाक से निकलते हैं। तो ये जो 5 लाइनें हैं ना, एक जैसी हैं, और इनको जो है लिखने के लिए सबसे पहले एक तरीके से लिखा जाता है। ये जो 2 लाइनें हैं, ये एक जैसी हैं, इनका अलग गुण है, तो इनको 4-4 करके लिखा जाता है। बाकी 3 एक जैसी हैं, इनके साथ एक और आकर के जुड़ जाता है, स्वर। आप समझे क्या, और हम आपको समझाना क्या चाहते हैं? अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सोच रहे हैं, अरे यार कह क्या रहा है मास्टर, आप समझाना क्या चाहता है? तो आप ये समझिए सिर्फ नॉर्मल तरीके से कि भाई ऊपर वाली जो 5 लाइन है, इनका एक जैसा काम होता है। इसका अपना अलग काम होगा, इसका अलग काम होगा, और इसका अलग काम होगा। मतलब पूरे व्यंजन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो कई भाग में डिवाइड करेंगे। इतना आप सोचिए कि आप पूरे व्यंजन को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पूरा व्यंजन क भाग में डिवाइड हुआ, कहेंगे 1 भाग ये हो गया, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 4 अलग अलग भागों में पूरा व्यंजन डिवाइड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए कहते क्या है, ये जो ऊपर वाले 5 हैं, इनको हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। आप भी लिखेंगे बगल में, जैसे हम लिखे हैं वैसे आप भी लिखेंगे। ऊपर के 5 को आप क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन। अब फिर यर, लव जो है, इसको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। इसी में से देखिए एग्जाम में प्रश्न आता है। अगर आप इतना जान गए ना, तो यकीन मानिए कि अरे बहुत आसान चैप्टर है। एलकेजी यूकेजी में जो पढ़ाया जाता है, अब उसी के वर्णों को जो है ना, बस थोड़ा सा नाम दे दिया गया है कि नहीं भैया, पहले आप कौवा खटिया जानते थे, तो अब उसमें कौन क्या है एक अलग नाम से आप जानिए कि उसकी अलग अलग विशेषता है, जो कि बचपन में नहीं बताई जाती थी। अगर ये बचपन में भी बता दी गई होती ना, तब भी याद हो गया होता, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो एकदम बकवास है, बहुत ही आसान है। शुरू के 25 क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन। अगर ये आपसे पेपर में पूछ दे कि स्पर्शी व्यंजन की टोटल संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे भैया यमं गणनम, ये 5 लाइन है, 5×5 = 25, ये आप लिख लीजिएगा। स्पर्शी व्यंजन की टोटल संख्या 25, अंतस्थ व्यंजन की टोटल संख्या आप बगल में लिख लीजिएगा, कितनी है? 4 है। अब ये स ह है, देखेंगे स ह है। एक आता है जैसे उष्मा, उष्मा में उधनी स होती है कि नहीं होती है? तो ये जो स ह है, बाई चांस आपसे न पकड़ा है तो आप कहेंगे स का मतलब वो जैसे उष्मा वाला शब्द, उष्म व्यंजन पूछेगा ही पूछेगा, विकल्प में रहबे करेगा, तो अलग से तो आपको सोचना ही नहीं है। विकल्प में अंतस्थ रहेगा, उष्म रहेगा, संयुक्त व्यंजन रहेगा, स्पर्शी रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे। क्योंकि आप देखें पूरा व्यंजन कितने भाग में डिवाइड है? 4 भाग में डिवाइड है। ऊपर के 5 स्पर्शी, ये कौन सा है? अंतस्थ। ये कौन सा बीच में पड़ेगा? आप कहेंगे ये जो बीच वाला है उष्म व्यंजन है। क्या नाम इसका है? उष्म व्यंजन। विकल्प में आपके जो है देखिए तीनों आपके विकल्प में मौजूद रहेंगे। और चौथा कौन सा मौजूद रहेगा? आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन। इसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि जब भी पेपर में आएगा तो 4 विकल्प कौन कौन से बनेंगे। बन गया स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। एक तो विकल्प में ये डाल दिया, एक तो विकल्प में ये डाल दिया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। पेपर में कोई प्रश्न जो होता है कठिन नहीं बनता है। और खास करके इनसे हम कह रहे हैं आपसे पास हिंदी हमारे साथ आप पढ़ के देखिए, आप खुद एक टीचर की तरह। भाई शुरुआत है, वो आपके लिए शुरुआत है। आप बस पढ़िए और उसको जो है प्रैक्टिस के तरीके से लगाइए। आप पढ़ने के बाद जाके किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यह संभव है कि अगर हम व्यंजन पढ़ा दें तो आप लाइफ में एक भी प्रश्न कहीं से गलत कर दें। ये आप खुद महसूस करेंगे पढ़ने के बाद जब किसी भी बुक को लगाएंगे।
मार्केट की इसी कौन बुक हिंदी की हो, कौन लेवल की हो। हिंदी का कोई लेवल नहीं है, क्योंकि हिंदी का सिर्फ एक लेवल है जो कभी बदलता नहीं है। फिर क्या है, तो आप मुझे लगता है व्यंजन से शुरू किए थे, व्यंजन के बारे में जान गए, इतनी चीजें हो गई। तो ये जितने वर्ण दिखाई दे रहे हैं, जितने ये अक्षर दिखाई दे रहे हैं, जैसे वर्णमाला, इसका नाम क्या है, वर्णमाला। अच्छा, माला आप लोग देखते हैं ना, जो फूल होता है उसमें एक का चीज, मतलब अगर गेंदा का फूल है तो मार गेंदा गेंदा लगा है, जो माला हम लोग पहनते हैं। अगर गुलाब का माला है तो उसमें पूरा गुलाब बुहा रहेगा, चांदनी का माला है तो पूरा चांदनी रहेगा। यह व्यंजन वर्णमाला है। तो ये जो वर्णमाला है व्यंजन की, तो इस माला में पूरे व्यंजन के वर्ण गूहे गए हैं। क्या किए गए हैं, गूंथ दिए गए हैं पूरे व्यंजन के वर्ण। किस माला में, इस माला में। तो इस पूरे व्यंजन के वर्णों को अगर देखा जाए तो इसमें सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है। जितने ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जितने हैं व्यंजन, इनमें से सबकी अपनी अलग अलग विशेषता है। आप कहेंगे कैसे, तो अगर ये आपका इतना हो गया, इसके नीचे से जो है आप यहां से शुरुआत करेंगे। हाँ, ऊपर व्यंजन की जो परिभाषा थी शायद हम नहीं बताए होंगे कि इसका उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में ना आया हो तो चुपचाप पढ़िए बस। जब स्वर आएगा ना तो वहां आपको हम दिखाएंगे कि कैसे व्यंजन जो है स्वरों की सहायता लिखा जाता है। स्वरों की सहायता से जैसे होता है ना, क शब्द है, क बोलेंगे तो क के साथ आधा क प्लस अ जरूर लगा रहेगा इसमें। तनी से क को लंबा खींच के बोलिए क, तो उसमें अ आएगा। और अ क्या है, एक प्रकार का स्वर है। अब किसी का भी आप नाम लेंगे ना तो लास्ट में अ जरूर आएगा, यानी कि बिना स्वर की मदद से व्यंजन कभी नहीं लिखा जा सकता। ख, तो उसके लास्ट में भी अ मौजूद है। ऐसा किसी को भी आप कह के देखिए, सबके लास्ट में स्वर जरूर आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यंजन है हमेशा स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। अब आप देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की टोटल संख्या कितनी है, 33। किन व्यंजनों की, मूल व्यंजनों की। अब आपके मन में ख्याल आता है कि अरे यार हम इतना पढ़े हैं, तो अगर जोड़ा जाएगा 25 हुई है, 25 4 29, अब 29 4 33, और निचवा 4 ठो है। अगर कहा जाए, आपके दिमाग में एक खुराफात सूझना चाहिए कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इतना कुल व्यंजन थे, इतना कुल व्यंजन थे, और जो कि आ रहे हैं 25 4 29 4 33 4 37। तो हाल लग रहा है इसमें से कौन 4 ठो है जो कि मूल रूप से नहीं है। कौन से है वो 4, आप कहेंगे संयुक्त व्यंजन जो है मूल व्यंजन नहीं होते हैं। आसान हो गया कि नहीं हो गया। ऊपर वाले जो 33 है यही मूल व्यंजन है। स्पर्शी 25, 25 4 29 अंतस्थ हो गया। अब उसमें जोड़ लेंगे तो 29 4 33। अच्छा, ये जो है मूल व्यंजन क्यों नहीं होता है, आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए ना, अरे यार व्यंजन टोटल 33 है, ऊपर है, ऊपर 33 हो गए, तो है नीचे वाला काहे नहीं लिया गया है, क्या रीजन था। ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका रीजन क्या था कि नीचवा वाले चारों को मूल व्यंजन में नहीं जोड़ा गया है और किसी पर 33 को माना गया है। तो अभी हम उसको बताएंगे जब नीचे उसकी बारी आएगी। पहले इतना पढ़ा जाएगा ना, तो लास्ट में इसकी बारी आएगी, तो आप जान जाएंगे कि वो 4 को क्यों नहीं रखा गया है। अच्छा, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हिंदी में कुल मूल व्यंजन कितने हैं, 33। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 25। कितने हैं, 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4। य र ल व 4। उसमें व्यंजन स स ह कितने हैं, उसमें व्यंजन 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। मूल व्यंजन की संख्या 33। आसान है कि नहीं। व्यंजन किसकी मदद से लिखे जाते हैं, हमेशा स्वरों की मदद से लिखे जाते हैं। अब देखिए क्या है, हम आपसे कहे थे कि ये जो दिखाई दे रहे हैं इनमें सबका अपना अलग अलग गुण है, सबकी विशेषता अलग अलग है। जैसे आपके घर में या किसी के भी घर में एक बाबू के अगर 3 बेटवा है, तो
तो तीनों एक जैसे कभी नहीं होंगे। अगर एक परिवार में 25 सदस्य हैं तो 25 कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। दो भाई बहन आपस में बनेगा तो एक का चाचा वाले भाई से, चाचा वाले लड़का से बनेगा तो अपना ही भाई से नहीं बनेगा। तो कोई कौन आवारा रहेंगे, कौन पढ़ने वाले रहेंगे, कौन बददिमागी घूमने वाले रहेंगे। तो दोस्त अगर 25 लड़का एक घर में है या आदमी और जो भी है तो सबका अपना अलग अलग गुण होता है। तो हाई अगर 25, 30, 35 थे तो ये कैसे एक हो जाएंगे। हो सकता है कौन कौन का मेल हो, दोस्ती हो, जैसे चचा के लड़का से चचा के लड़का का कभी कभी बन जाता है तो बहुत बढ़िया दोस्त बन जाते हैं। कौन कौन का साफ है नहीं बनता है। तो ऐसे कौन कौन साथ में मैच करेंगे, कौन कौन मैच नहीं करेंगे। तो वही चीज है, जैसे हमारा जीवन चलता है वैसे इनका गुण चलेगा, समझिएगा। स्पर्शी व्यंजन टोटल कितने हैं आप कहेंगे 5 हैं। अंतस्थ व्यंजन टोटल कितने हैं 4 हैं। आप इनके बगल में क्या लिखेंगे य र ल व। ठीक है भाई, स्पर्शी आप देख लिए ऊपर से 25 थे, 25 से लिख लिए। उसके बाद अंतस्थ आया, अंतस्थ में 4 है य र ल व। उष्म व्यंजन है आपके हो गए स स ह। यह भी कितने हैं आप कहेंगे 4 है। फिर उसके बाद एक आता है आगत व्यंजन, जो कि इसमें अभी आपको नहीं बताया गया है इसी में मौजूद है इसी में, मगर उसको जो है अरब और फारस से खींच करके लाया गया। आए तो सब अरबी फारसी से थे लगभग, मगर हुआ क्या कि धीरे धीरे सब में परिवर्तन हो गया। दो मिला ऐसा थे दौर ढीठ, उनमें परिवर्तन ही नहीं हुआ। आगत व्यंजन उनको आज तक भी बोला जाता है आगत व्यंजन या अरबी फारसी के व्यंजन। हिंदी की उत्पत्ति जो है ब्राह्मी लिपि से हुई है, धीरे धीरे यह बदलती आई। अब बदलते आने के बाद जो है इसमें परिवर्तन होना चाहिए था। संस्कृत पहले था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद खड़ी बोली। कई हजारों सालों में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। सबसे पहले कौन सी भाषा थी आप कहेंगे सबसे पहले संस्कृत थी। तो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है आप कहेंगे संस्कृत से हुई है। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई, तनी से लोग उसको बिगाड़ दिए, बोलते बोलते बिगाड़ दिए तो वो पाली बन गई। फिर पाली को लोग बिगाड़ दिए तो प्राकृत बन गई। फिर प्राकृतिक को लोग जो है 2-4 साल बिगाड़े तो अपभ्रंश बन गई। और हिंदी की उत्पत्ति जो है अपभ्रंश से ही मानी जाती है, संस्कृत से तो मूल रूप से, मगर ऐसे अपभ्रंश से ही मानी जाती है। अपभ्रंश तनी मनी लोग बिगाड़े बोलने में, जैसे कहते हैं ना यहाँ से आओ खाना लेके आओ, वहां जो घूमने आओ, कहाँ जाती हुई कैसे हुई, तेरे को मेरे को, ये हम लोग खड़ी भाषा को बिगाड़ते हैं। हिंदी को भोजपुरी वाले रहुआ कहाँ जात पानी, तो वो भी हिंदी को एक अलग रूप देती है। तो ऐसे ही साल दर साल हिंदी बिगड़ती रहे, हर साल हिंदी बिगड़ती रही। और इस हिंदी में दो तो जो है अरब और फारस से आकर के घुस गए, लोगों ने डाल दिया। क्योंकि हमारे पर मुगलों ने शासन किया सल्तनत काल में, खिलजी हो या जो भी है, तुर्क है, सभी मुस्लिम शासक थे। तो मुस्लिमों के शासन का प्रभाव रहा कि इसमें भाषा में जो है आज भी उर्दू शब्दों का मेल मिलता है। उर्दू में शायरी लिखी जाती है, बहुत से मतलब उर्दू शब्द आपको मिलेंगे। तो दो कौन है आप कहेंगे जो है ज और फ है। आगत व्यंजन अरबी फारसी व्यंजन कितने होते हैं बगल में आप लिखेंगे क्या 2। अब इसमें खोजिए ज और फ कहाँ है, ये आपका ज है और ये आपका फ है। तो जितने भी मिलेंगे आपको इसी में से मिलेंगे। आगत व्यंजन कितने होते हैं 2, कौन से ज और फ। फिर उसके बाद क्या है लुंठित, इसका नाम क्या है लुंठित, और इसे ही हम कहते हैं प्रकंपित या कंपन जात व्यंजन, जिसको बोलने से कंपन होता है। मतलब जैसे आप बोलेंगे ना र बोल के देखिए आपकी जवानियां लड़खड़ाएगी, र बोलिए र, तनी से बढ़ा चढ़ा के बोलिए र, हम लोग इसे रेडियाते हैं। तो जब र बोलते हैं ना र, तो इसमें से एक मतलब कंपन आता है, मुंह से आप खुद से बोलिए र। तो एक आपकी जीभ जो होती है जैसे ऐसे हलचल करते हैं तरंग की तरह, कंपन। तो आपको याद नहीं करना है, बस थोड़ा सा सोचना है कि यार कंपन कौन शब्द बोलने से होगा सबसे ज्यादा र। जैसे ऐठ के बोलिए उसको तनी जानबूझ करके र में होगा। को कितनों ऐठ के बोलेंगे को कितनों ऐठ के बोलेंगे उसमें कोई कंपन नहीं। ख
ग घ कोई कंपन नहीं आएगा, मगर जब र बोलेंगे तो कंपन आएगा, जिह्वा तरंग की तरह हिलेगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है लुंठित या प्रकंपित या कंपन जात। तो बताइए याद करने की जरूरत पड़ी? आसान है कि नहीं है? इसका गुण सबसे अलग हुआ कि नहीं हुआ? फ को आप चलाएंगे फ, उतना कुछ कंपन नहीं है। बोल के देखिए फ, कोई कंपन हुआ नहीं। आप कहिए र, जिह्वा हिलेगी। तो इसीलिए कंपन होता है, जो जिह्वा में कंपन होता है ना, उसकी वजह से इसको कंपन जात कहते हैं। हम कहते हैं देखिए वर्णमाला हमारे साथ पढ़ लीजिए, आप कितनों स्पेशलिस्ट टीचर से पढ़िएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप इतने बढ़िया तरीके से जल्दी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी खुद की जो मेहनत है 7 सालों की, वो कहीं जाने वाली नहीं है। एक नए तरीके से सोचना, जो इसका वास्तविक रूप है, और पढ़ाने के लिए जो है मेहनत करना। जैसे होता है कि गुण सबके पास होता है, मेहनत करने से कुछ कतराते हैं, कुछ पूरा बताने से कतराते हैं, बस यही अंतर है। फिर क्या है? द्विगुण, क्या नाम है? द्वित्व व्यंजन, इसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। द्विगुण उच्छित भी कहते हैं। उसके बाद आपका उत्सर्य है, संकर है, 4 नामों से जानते हैं। विकल्प में आपके आ गया तो यहाँ पर आपको 4 नाम मिलेंगे। तो द्वित्व व्यंजन कौन कौन से हैं? अगर आप सबसे पहले याद करना चाहें तो इसका नाम द्वित्व है, तो कहेंगे द्वित्व का मतलब दुइये जो होंगे व्यंजन, कई जो होंगे, 2 ही व्यंजन होंगे। द्वित्व में 2 व्यंजन है कौन कौन? एक तो आप जानते हैं जो भाई जो है, एक आपका जो है ढ हो गया, अब दूसरा क्या है आपका ड। जैसे इसके नीचे आप एक बिंदी लगाते हैं ना, पढ़े होंगे ये डाली, क्या डाली, तो ये डलिया ड है। अगर आपको लिखना हो, मान लीजिए ये वाला कड़ाही, क्या लिखना है? जिसमें खाना बनता है, कड़ाही। अब देखेंगे तो ड के नीचे बिंदु आता है, यहाँ ढ के नीचे भी बिंदु आता है। तो ये ड और ढ, ये दोनों कौन से हैं? द्वित्व व्यंजन है, जिनमें आप अलग से कुछ ऐड कर रहे हैं। मूल रूप से यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, ढ है तो उसके साथ ये नहीं लगा है, ध्यान से देखेंगे तो बिंदी। मगर द्वित्व व्यंजन क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनमें आकर के कुछ अलग से ऐड हो जाता है। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बस आप जान गए कि हाँ यार तो बिंदु आके कोने कोने में जुड़ रहा है। एक तो डलिया ड में जुड़ रहा था तो ऊड़ा हो जा रहा था कड़ाही। एक तो ढक्कन ढ में जुड़ा है, गड्ढा उठा होता है, इसे गड्ढा करते हैं हम लोग, गड्ढा होता है। एक ढक्कन ढ में जुड़ जा रहा है तो ढक्कन ढ और डलिया ड, कौन सा है? ढ और ड, 2 ऐसे हैं जिनमें अलग से आकर के बिंदी जुड़ जाती है, जिसकी वजह से इसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो द्वित्व व्यंजन कितने हैं? 2 है। फिर आपका जो है ना, देखिए इसमें जो है एक चीज अच्छा लिखा हुआ है, पहला अर्ध स्वर है और दूसरा काकल्य है। हम आपसे खुद से पूछते हैं कि अर्ध स्वर इसमें से कौन है? अब ये चैलेंज आपके लिए हम कर दिए, इतना तो हम पढ़ाए, मगर आपके लिए चैलेंज कर दिए कि अर्ध स्वर, स्वर का मतलब क्या है? अ आ इ उ ए ऐ ओ, ये स्वर होता है जिसमें हर जगह अ आता है, अ आ इ उ, हर जगह लगभग अ आ रहा है। तो ऐसा कौन सा इसमें वर्ण है जिसमें अ मौजूद है मगर आधा, सबसे ज्यादा किसमें है? 2 ऐसे हैं जिसमें कि स्वर भी जुड़ा हुआ है काफी हद तक, इनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा। आप कहेंगे एक है य, स्पष्ट पहले ही कहेगा कि मौजूद है, और एक होता है व। क्या है? य और व, दोनों में अगर ध्यान से आप इनको बोलेंगे य व य व, तो इनमें पहले अ दिख रहा है। ऐसा नहीं कि को चिल्ला के बोलिए को, तो लास्ट में अ आए, खो लास्ट में ख। य झटका में य को बोल देंगे तो अ समझ में आएगा, झटका में व को बोल देंगे तो अ व, काफी हद तक इसमें अ मौजूद है। तो अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर आप बोल रहे हैं ना, तो आधा स्वर की तरफ भाग, आधा स्वर की तरफ भाग जा रहा है। तो आप कहेंगे अर्ध स्वर होते हैं 2, एक य और दूसरा व।
हिंदी का सबसे कठिन चैप्टर माना जाता है वर्णमाला। मगर आज आप पढ़ लिए ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ लें, जिंदगी में सबसे आसान चैप्टर आपको लगेगा वर्णमाला, क्योंकि ये कभी बदलता नहीं है, जिंदगी भर एक रहेगा, बुढ़ौती तक एक रहेगा। पूरी पीढ़ी 4-5 पीढ़ी नाती पोता पढ़ लेंगे तब वो नहीं बदलेगा, एक रहेगा और एक ही रहेगा। और उसको आप समझ गए कि अंतस्थ में 4, उष्म में 4, स्पर्शी में 25, लुंठित में र था, कंपनजात क्या था, र था, द्वित्व में ड और ठ थे, जिनके नीचे वहां बिंदी लग जा रही थी। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, ये वादा है। हाँ, अर्धस्वर हो गए। हाय देखिए, जो काकल्य है इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि काकल्य का मतलब होता है हो, जैसे कौवा हुआ बहुत हठी होते हैं, कौवा हुआ जो होता है ना, अब मारेंगे उछल के बैठ जाएंगे, फिर मारेंगे फिर उछल के बैठ जाएंगे। तो काक, कौवा को संस्कृत में क्या बुलाता है, काक। काकल, कौवा लोग एकदम हठी होते हैं। तो काकल्य वर्ड में कौन सा है, ह है, जो कि आपको अलग से याद करना पड़ेगा। अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, अभी जैसे आप पढ़े आपको याद हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। काकल्य में कौन सा है, ह है। नासिक वर्ण क्या है, नाक से निकलने वाले कुल कितने हैं, आप कहेंगे 5। शुरू में आपको हम बताए थे कि जो नाक से निकलते हैं वो टोटल 5 होते हैं। कौन कौन, एक ये है, या अंगा माने पूछना, या माने पूछना, फिर और है, नौ है और नो है, यमंगणनम, यमंगणनम। तो ये 5 जो है नासिक वर्ण है, इनको आप लिख लीजिएगा। अंग है, फिर इंग है, फिर आपका क्या है, और है, फिर आपका नौ है, फिर आपका मो है। तो ये हो गए नासिक वर्ण। अच्छा बताइए, वर्णमाला हम लोग पढ़ लिए, उसके जो विशेष रूप थे उनको पढ़ लिए। अब नीचवा एक लिखे हैं संयुक्त व्यंजन। पेपर में ये भी खूब उड़ा के पूछता है, खूब दबा के पूछता है। अगर आपका ऐसे लिख लिया गया हो, जैसे आप सबसे पहले इसको लिख लिए, उसके बाद ये पूरा लिख लिए, उसके बाद ये पूरा लिख लिए, अगर आपका इतना हो गया तो इसके नीचे, नासिक के वर्ड के नीचे आप लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। नासिक के नीचे क्या लिखेंगे, संयुक्त व्यंजन। और जब आप संयुक्त व्यंजन लिख लें तो संयुक्त व्यंजन में अब आगे देखिए हम बताते हैं, इधर जो है समझिएगा, मिटाना कठिन है थोड़ा सा, मगर आप लोग जो है पकड़ लेंगे। संयुक्त में देखिए होता क्या है, हम कहे हैं एक छतरी छ है, संयुक्त में पहला छतरी स, जो सर आपका त्र है, तीसरा जो है ज्ञान, और चौथा क्या है, स्र है। इसकी बात कर रहे हैं, हेडिंग आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन। ये 4 आपको जानना था कि इनको चारों को संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो क्षत्रिय छ है ये आधा क आधन स से बनती है। किससे, क और धन स से। फिर जो त्र है यह आधा त और र से बनती है। हाय जो नीचवा दे रहे हैं ना, एक जमुआ में बस इसी में परिवर्तन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं हलंत। ये हलंतवा उठा के पटक देगा यहाँ, तो विकल्प में हो जाता है कंफ्यूजन। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जरूरत उसी इंसान को होती है जो आधा होता है। जरूरत किसको होती है, जो आधा होता है, कमजोर होता है। तब पहिलका वाला कमजोर होगा तब भी जाकर दूसरा का उसके साथ जुड़ा होगा। तो हलंत किसमें हमेशा लगेगा, हमेशा पहले वाले में लगेगा, क्योंकि पहला जो है अधूरा है, इसी वजह से उसमें जाकर के कुछ जुड़ा हुआ है। अगर आप सोच लिए सही तरीके से तो कभी नहीं भूलेंगे कि जो अधूरा होता है उसी को किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, यानी कि पहले वाले सभी अधूरे होंगे। तो हलंत हमेशा पहले वालों के साथ लगेगा। इसका मतलब होता है आधा तो आधा क, फिर आगे क्या है आपका जो है गम, तो एक है आधा ज आधन य, इसको ज्ञ कहेंगे। स्र है आधा स आधन र, आधा स धन र। तो ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन। इसके बाद जो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद जो देखिए जो आगे की चीजें हैं जो कि व्यंजन से जुड़ी हुई है। व्यंजन हमारा 40% कंप्लीट हो गया। 10% अगर इसको पढ़ लिया जाए तो उसके बाद हिंदी वर्णमाला 50% खत्म, क्योंकि व्यंजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझिएगा,
सबसे पहले जैसे हम लोग लिखे थे वैसे इस बार फिर लिख लिए। आप पहले इतना लिख लीजिए। और हाँ, लिखने में चोरी नहीं करना है। जितना हम, जैसे हम आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपनी नौकरी के पीछे मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, पेपर आसान नहीं होगा। तो ये आप सबसे पहले लिख लीजिए। अब उसके बाद देखिए क्या होता है कि कंपन के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अब प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं उच्चारण प्रयत्न या जिंदगी में प्रयत्न करना। अगर ये दोनों याद न हो तो इसका एक आसान तरीका है जो कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। पहला क्या है, कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर अघोष और सघोष। सघोष का मतलब इसको घोष के नाम से भी जाते हैं। अघोष का मतलब क्या होता है, जैसे कोई तोतला व्यक्ति है तो शुद्ध नहीं बोलेगा। घोष का मतलब होता है चिल्लाना या बोलना, घोषणा करना, बोलना। तो जो तोतले व्यक्ति हो गए, जैसे अघोष, आधा घोष, आधा तिया बोलेंगे, तहा दाते हुए देखते, मतलब आधा तिया उनको आवाज निकलता है। फिर घोष या सघोष जो है सुंदर घोष, शुद्ध घोष। तो ये आपका हो गया। तो अघोष सघोष जो है कंपन के आधार पर है। प्राण वायु के आधार पर हमारे जो प्राण कैसे निकल जाता है, जैसे हम लोग मर जाते हैं तो किस परिस्थिति में मरते हैं, आप कहेंगे दो परिस्थिति में मरते हैं। एक जो होता है बहुत बढ़िया परिस्थिति होता है, एकदम आराम से बिना भोगे भागे, न कोनो रोग भी याद कुछ नहीं किया, एकदम मतलब आराम से टपक जाते हैं। और दूसरा होता है अल्प मृत्यु। एकाएक ट्रेन में जा रहे हैं नौकरी के लिए या शादी में जा रहे हैं या कहीं बीच में टपक गए, कहीं मतलब कि फंक्शन में है, पार्टी मना रहे हैं, बिल्डिंग से गिर के मर गए, पहाड़ से गिर के मर गए, जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, हरामखोरी कर ली। तो ये सब चीजें जैसे अल्प मृत्यु है, एकाएक मृत्यु, विषम परिस्थितियों में मृत्यु, उसको क्या कहते हैं, अल्प मृत्यु कहते हैं। एक महाप्राण है, सुंदर मृत्यु। ये विषम परिस्थिति, अल्प मृत्यु जिसे कहते हैं कब आ जाए, कोनो गारंटी ना कब जाए, कभी भी आ सकती है। महाप्राण सुंदर, एकदम महानता के साथ बुढ़ा गए हैं, बिना भोगे भागे टपक लिए धीरे से, तो ये होता है महाप्राण। तो दो हुआ कि नहीं, प्राण के आधार पर दो, और तोतलापन के आधार पर कंपन, कंपन के आधार पर एक तो तोतलाने वाले होते हैं, एक तो शुद्ध बोलने वाले होते हैं। तो ये कौन हो गया, दो। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, बहुत आसान है, जिस तरीके से हम बताएंगे अगर आप उस तरीके से पढ़े तो एकदम बकवास है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर में खूब आता है। कैसे, हिंदी वर्णमाला आपको पता है, क ख ग घ न, अच्छे से पता होगा। तो फिर अब आगे क्या करना है, जैसे देखिए अघोष लिखा है और फिर घोष या सघोष। तो जितने भी ये देखिए, ये जो है ये शुरुआती दो, कौन से शुरुआती दो, क ख च छ ट ठ ड त थ प फ य र स स, जो शुरुआती दो है ये आपके होते हैं अघोष, पहला और दूसरा। हर वर्णमाला के क्रम का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है अघोष होता है। हर वर्णमाला का जो शुरुआती दो है, ये शुरुआती दो लाइनें क्या है, अघोष है। मगर ये देख रहे हैं स दोनों स जो है अघोष है, तो उसी में एक तो तीसरको वाले स को शामिल कर लीजिए। सिर्फ यहाँ एक परिवर्तन होता है कि जो दो स हैं तो स अगर बोलेंगे तो तीनों स एक जैसे ही आते हैं, तो इन दोनों स के साथ तीसरे वाले स को भी आप शामिल कर लेते हैं। तो ये तीनों स जो आपके हैं ये चले जाते हैं अघोष में, इधर क्लियर हो गया। और चौथा तो भाई ह जो है वो सघोष में जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है आप अघोष और सघोष समझ गए कि किसी भी क्रम में शुरुआती दो अक्षर, प्रत्येक लाइन के जो दो अक्षर शुरू वाले हैं ये अघोष होते हैं। इनके बाद जो अदर तीन हैं ये क्या होते हैं, सघोष या घोष होते हैं। अब हम बात करें अल्प प्राण और महाप्राण की, तो अभी आपको हम बताए थे ना कि जो अल्प मृत्यु होती है, जो अल्प मृत्यु होती है हमेशा विषम परिस्थिति में होती है। यानी कि इस पूरे वर्णमाला का जो विषम है, जैसे इसको पहली लाइन बोलेंगे, इसको दूसरी लाइन, इसको तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन, टोटल 5 लाइन है। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन। अब इसमें विषम क्या है,
अब देखिए इसमें विषम क्या है, विषम परिस्थिति में जो है अल्प मृत्यु होती है। आप कहेंगे पहला, तीसरा और पांचवा। तो क जो है, फिर ग है, फिर अंग है। पहला, तीसरा, पांचवा, यह किस में जाएगा? आपके अल्प प्राण में। कौवा का है ना, किस स्थान पर है? पहले पर है। ये गदहा ग है, किस स्थान पर है? तीसरे पर है। और अंग किस स्थान पर है? पांचवें पर है। अल्प मृत्यु हमेशा विषम परिस्थिति में होती है। तो विषम अंक किस में जाएंगे? अल्प प्राण में। सम अंक किस में जाएंगे? महाप्राण में। यानी कि दूसरा वाला हो गया और चौथा वाला, ये किस में चले जाएंगे? महाप्राण में। तो अल्प प्राण, महाप्राण क्लियर, घोष अघोष क्लियर। अब बात करते हैं हम, देखिए सभी स्वर जो है घोष या सघोष होते हैं। अब हम बात करते हैं सभी स्वरों की। तो जितने भी स्वर हैं, जैसे में अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, जितने भी स्वर हैं सब क्या होते हैं? घोष या सघोष होते हैं। तो मुझे लगता है आप स्वरों को समझ गए हैं कि सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। फिर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, इसमें कहीं बात नहीं हुई है। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। तो आप आगे नीचे लिख लीजिएगा इस घोष वाले में कि सभी अंतस्थ व्यंजन जो चार हैं, य, र, ल, व, अगर आपका इतना सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं, अगर इसको लिख लिए हैं तो इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे कि सभी अंतस्थ व्यंजन घोष या सघोष होते हैं। और चारों का नाम लिख लीजिएगा, य, र, ल, व। जब ये आपका इतना हो जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुनासिक, फिर अनुस्वार और उसके बाद मेलनुनासिक। फिर हम बात करें माँ के चोद, मादर चोद, तेरी माँ के चोद। अब देखिए क्या है, अब हम बात करते हैं अनुनासिक, अनुस्वार और निर्नुनासिक। ये अनुनासिक है, अनुस्वार है, निर्नुनासिक है। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। है तो बहुत ही आसान, क्योंकि एक में चंद्र बिंदु होता है, दूसरे में बिंदु होता है। दूसरे में बिंदु होता है और तीसरा बिना बिंदु का होता है। तो बस आपको इसमें ध्यान देना है कि कौन किसमें है। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब जो अंदर से और प्लस नाक से भी चले। तो आपका ये किससे है? चंद्र बिंदु से है। आप देखेंगे आंख के ऊपर चंद्र बिंदु, ऊंट के ऊपर और चांद के ऊपर, ये चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार में क्या है? सिर्फ बिंदु रहेगा। जैसे पंकज हो गया, जैसे पंकज हो गया, फिर उसके बाद कंकर है, चंदन है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। आपका लास्ट में निर्नुनासिक है, जैसे क्या है? कमल, विराट, ध्वनि। ऐसे जितने भी शब्द हैं जिन पर कोई बिंदु या चंद्र बिंदु न लगा हो वह कहलाते हैं निर्नुनासिक, बिना नाक के। निर्नुनासिक बिना नाक के, अनुनासिक नाक के साथ चंद्र बिंदु, और उसके बाद अनुस्वार सिर्फ बिंदु।
तो ये आपके व्यंजन थे, यानी कि हिंदी वर्णमाला का 50% आज पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप इनको लिख करके बढ़िया से याद कर लीजिएगा। किसी भी किताब से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि इसी में से घुमा फिरा के कई टाइप से प्रश्न बनाता है और बहुत ही नॉर्मल, एकदम आसान है। तो आप इसे लिख करके आगे पढ़ाई जारी रखिए। अब जो है इसके बाद 50% स्वर वावेल बचा है, उसको हम लेकर के आते हैं। अब इसमें विषम क्या है, अब देखिए इसमें विषम क्या है। विषम परिस्थिति में जो है अल्प मृत्यु होती है। आप कहेंगे पहला, तीसरा और पांचवा। तो क जो है, फिर ग है, फिर अंग है। पहला, तीसरा, पांचवा, यह किस में जाएगा? आपके अल्प प्राण में। कौवा का है ना, किस स्थान पर है? पहले पर है। ये गधा ग है, किस स्थान पर है? तीसरे पर है। और अंग किस स्थान पर है? पांचवें पर है। अल्प मृत्यु हमेशा विषम परिस्थिति में होती है। तो विषम अंक किस में जाएंगे? अल्प प्राण में। सम अंक किस में जाएंगे? महाप्राण में। यानी कि दूसरा वाला हो गया और चौथा वाला, ये किस में चले जाएंगे? महाप्राण में। तो अल्प प्राण, महाप्राण क्लियर, घोष अघोष क्लियर। अब बात करते हैं, हम बात करते हैं सभी स्वरों की। तो जितनी भी स्वर है, जैसे में अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, जितने भी स्वर हैं सब क्या होते हैं? घोष या सघोष होते हैं। तो मुझे लगता है आप स्वरों को समझ गए हैं कि सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। फिर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन की, इसमें कहीं बात नहीं हुई है। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। तो आप आगे नीचे लिख लीजिएगा इस घोष वाले में कि सभी अंतस्थ व्यंजन जो 4 है, य, र, ल, व, अगर आपका इतना सभी स्वर घोष या सघोष होते हैं, अगर इसको लिख लिए हैं तो इसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे कि सभी अंतस्थ व्यंजन घोष या सघोष होते हैं। और चारों का नाम लिख लीजिएगा, य, र, ल, व। जब ये आपका इतना हो जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, अनुस्वार और निर्नुनासिक। ये अनुनासिक है, अनुस्वार है, निर्नुनासिक है। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। है तो बहुत ही आसान, क्योंकि एक में चंद्र बिंदु होता है, दूसरे में बिंदु होता है और तीसरा बिना बिंदु का होता है। तो बस आपको इसमें ध्यान देना है कि कौन किस में है। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब जो अंदर से और प्लस नाक से भी चले। तो आपका ये किससे है? चंद्र बिंदु से है। आप देखेंगे आंख के ऊपर चंद्र बिंदु, ऊंट के ऊपर और चांद के ऊपर, ये चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक होते हैं। अनुस्वार में क्या है? सिर्फ बिंदु रहेगा। जैसे पंकज हो गया, फिर उसके बाद कंकर है, चंदन है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। आपका लास्ट में निर्नुनासिक है, जैसे क्या है? कमल, विराट, ध्वनि। ऐसे जितने भी शब्द हैं जिन पर कोई बिंदु या चंद्र बिंदु न लगा हो, वह कहलाते हैं निर्नुनासिक, बिना नाक के। निर्नुनासिक बिना नाक के, अनुनासिक नाक के साथ चंद्र बिंदु, और उसके बाद अनुस्वार सिर्फ बिंदु। तो ये आपके व्यंजन थे, यानी कि हिंदी वर्णमाला का 50% आज पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आप इनको लिख करके बढ़िया से याद कर लीजिएगा। किसी भी किताब से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि इसी में से घुमा फिरा के कई टाइप से प्रश्न बनाता है और बहुत ही नॉर्मल, एकदम आसान है। तो आप इसे लिख करके आगे पढ़ाई जारी रखिए। अब जो है इसके बाद 50% स्वर वावेल बचा है, उसको हम लेकर के आते हैं।